इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की आरोपी पत्नी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ये राहत 4 हफ्ते के लिए इस शर्त पर दी है कि वे मजिस्ट्रेट के समक्ष 50,000 का बेल बॉन्ड भरेंगे, साथ ही अदालत की इजाजत के बिना भारत के बाहर नहीं जाएंगे। ये आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत ने सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत पर दिया है। इस अग्रिम जमानत अर्जी में निकिता, उसकी मां निशा और भाई अनुराग भी याची थे। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में पति पत्नी की तरफ से परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में कई राज सामने आए हैं। अब पता चला कि निकिता ने अदालत को बताया था कि उसने जौनपुर में 60 लाख रुपए का मकान लिया है। वेतन का ज्यादातर हिस्सा ऋण अदायगी पर खर्च हो रहा है। इस कारण बेटे के पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। इसके बाद ही परिवार न्यायालय ने अतुल को बेटे के भरण पोषण के लिए प्रति माह 40,000 रुपए देने का आदेश दिया था। परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में अतुल ने कहा था कि निकिता ने पोस्ट ग्रेजुएट है, गुरुग्राम की एक नामी कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत है। उसका मासिक वेतन 78,845 रुपए है। अतुल सुभाष की मौत के मामले में निकिता सिंघानिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पुलिस की पूछताछ के दौरान निकिता ने दावा किया कि उसने अपने पति को परेशान नहीं किया, बल्कि उसके पति ने उसे परेशान किया था। उसने दावा किया कि वह लगभग 3 साल से अपने पति से दूर रह रही थी। अगर उसने पैसे के लिए उसे परेशान किया होता तो वह उससे दूर क्यों रहती। अब पता चला कि निकिता ने अदालत को बताया था कि उसने जौनपुर में 60 लाख रुपए का मकान लिया। वेतन का ज्यादातर हिस्सा ऋण अदायगी पर खर्च हो रहा था। इस कारण बेटे के पालन पोषण में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद ही परिवार न्यायालय ने अतुल को बेटे के भरण पोषण के लिए प्रति माह 40,000 रुपए देने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान के मामले पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम आज सुनवाई कर सकता है। इसमें जस्टिस यादव भी कॉलेजियम के सामने पेश होंगे और सवालों के जवाब देंगे। 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को जस्टिस यादव के बयान का ब्यौरा तलब किया था। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की इस बैठक में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल मंगलवार को बीजिंग की यात्रा पर जाएंगे। ये लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद उनकी चीन की आधिकारिक यात्रा होगी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान वे सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले SR संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। वार्ता में इस तरीके को शुरू करने का निर्णय 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आयोजित बैठक में लिया गया था। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में चल रही शीतलहर पर फिलहाल कुछ दिन लगाम लगने वाली है। पूर्व हवाओं के असर से पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़त देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से पूर्वाई जोर पकड़ेगी और तापमान में मामूली बढ़त के साथ प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 19 दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा जहरीली होकर फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसे देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके तहत 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूल में बाकी की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। राजमार्ग पर फ्लाईओवर समेत सार्वजनिक निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी। दिल्ली में गैर जरूरी सामान लाने वाली ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। MSP की कानूनी गारंटी व अन्य मांगों को लेकर 10 महीने से शंभू व खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को हरियाणा के किसान संगठनों ने जिला मुख्यालयों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। विभिन्न चौक व जगहों से शुरू होकर ये मार्च लघु सचिवालय पहुंचकर पूरा हुआ। वहां किसान संगठनों ने तहसीलदार, SDM व अन्य अधिकारियों को प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से लिखा गया ज्ञापन सौंपा। वहीं अम्बाला में किसानों ने सरकार का पुतला फूंक नारेबाजी भी की। मार्च को लेकर सभी जगह पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई।
सीरिया में तख्तापलट के बाद बशर अल असद का बड़ा बयान सामने आया है। असद ने रूस से जारी अपने बयान में दावा किया कि सीरिया अब आतंकवाद के हाथों में है। उन्होंने दमिश्क छोड़ने को आवश्यक रणनीतिक उपाय करार दिया क्योंकि राजधानी पर हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी गुटों का कब्जा हो गया था। बशर अल असद ने कहा कि किसी भी समय उन्होंने पद छोड़ने या शरण लेने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि उनके लिए एकमात्र उपाय आतंकवादी हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रखना है। सीरिया से भागने के बाद अपने पहले बयान में बशर अल असद ने कहा कि दमिश्क के पतन के बाद उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पश्चिमी सीरिया में उनके बेस पर हमला होने के बाद रूसी सेना ने उन्हें वहां से निकाल लिया। असद ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान में कहा कि उन्होंने 8 दिसंबर की सुबह दमिश्क छोड़ दिया जब विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर हमला किया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। संविधान विधेयक 2024, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। संभल में बवाल को लेकर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं का जुलूस मस्जिद के सामने से क्यों नहीं निकल सकता। मुहर्रम का जुलूस हिंदू मंदिर के सामने से आसानी से निकल जाता है, लेकिन हिंदुओं की शोभा यात्रा मस्जिद के सामने आते ही हो जाता है तनाव और पथराव। किसी क्षेत्र में केसरिया झंडा फहराने में दिक्कत क्यों है? सीएम योगी ने सपा नेताओं को बाबरनामा पढ़ने की सलाह दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और दोनों से युद्ध को खत्म करने की अपील करेंगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध में जारी नरसंहार को 3 साल हो चुके हैं और अब ये खत्म होना चाहिए। फ्लोरिडा में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। हमें इस युद्ध, इस नरसंहार को रोकना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा था कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का विरोध क्यों और किस कारण से कर रही है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को संविधान के खिलाफ मानते हैं। लोकतंत्र को हटाने के लिए ये चलाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का एक बिगुल है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक और जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने संभल मुद्दे पर हमला बोला। सपा विधायक नवाब महबूब के कुंद्रुकी में लूट वाले बयान पर राजा भैया ने कहा कि ये किस प्रकार की बात करते हैं। बोलते हैं कि कुंद्रुकी में वोट लूट कर भाजपा का विधायक बनाया गया। ये कह रहे हैं कि कुंद्रुकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत गए। राजा भैया ने सवालिया लहजे में कहा कि जिन विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या हिंदू वोटर से कम है, क्या वहां से वे लोग लूट कर विधायक बनकर आते हैं? क्या हिंदू बाहुल्य विधानसभाएं हैं, वो मुसलमान को वोट नहीं देती हैं? एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी सुसाइड केस में पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 14 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई। प्रयागराज कोर्ट ने फिलहाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर तीनों आरोपियों को भेजा है। लेकिन इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि निकिता, उसकी मां और भाई की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त अतुल और निकिता का बेटा कहां है? आज तक के साथ बातचीत में अतुल के भाई ने कहा कि भतीजे के हालात को सार्वजनिक किया जाए और अगर संभव हो तो उसकी देखभाल उन्हें सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि उनका परिवार भतीजे को अपने पास रखने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसकी उचित परवरिश करना चाहता है ताकि वह एक बेहतर जीवन जी सके। विकास मोदी ने मांग की कि अतुल का बेटा कहां है, किस हाल में है और किसके पास है, इसके बारे में उन्हें बताया जाए। उन्हें बच्चे की चिंता हो रही है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपित पत्नी निकिता सिंघानिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर दिन अपनी लोकेशन बदली थी। वह उसकी तलाश कर रही बेंगलुरु पुलिस के सर्विलांस रडार से दूर रहने के लिए व्हाट्सएप कॉल ही करती थी, लेकिन उसने गलती से अपने एक रिश्तेदार को अपने फोन से कॉल कर दिया और पुलिस की गिरफ्त में आ गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब आरोपियों को पता चला कि कर्नाटक पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही है तो उन्होंने जौनपुर स्थित अपने घर पर ताला लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने घर की दीवारों पर नोटिस चिपकाकर उनको 3 दिन के भीतर पेश होने को कहा। लेकिन जैसे ही निकिता ने अपने एक रिश्तेदार को फोन से कॉल की, पुलिस सतर्क हो गई। टावर की लोकेशन के आधार पर पुलिस गुरुग्राम पहुंची। निकिता रेल बिहार इलाके में एक पीजी में छिपी थी, जहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया।
राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत धारा 35A बिना संसद की मंजूरी के जोड़ी गई 35A की ये तय करता है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा। नड्डा ने कहा कि देश के कई कानून जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते हैं। देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान हो गए थे। नड्डा ने कहा कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए कई लोग इस देश में प्रधानमंत्री बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग पंचायत के अध्यक्ष तक नहीं बन सकते थे। जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारी लाए गए थे और अनुच्छेद 370 के चलते उन सफाई कर्मचारियों के बच्चे सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे और ना वो डॉक्टर बन सकते थे और ना ही इंजीनियर। आज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। साउथ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साउथ दिल्ली के इंडियन पब्लिक स्कूल और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सरस्वती विहार के स्कूल को धमकी मिली है। आगे कहा है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को स्कूल भेजा गया। स्कूल परिसर को खाली कर लिया गया है और जांच की जा रही है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। जानकारी के लिए बता दें कि बीती 9 दिसंबर को भी दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। खास बात यह है कि इस बार मेल भेजने वाले ने बम ब्लास्ट को रोकने के अवज में मांगे $30,000 की मांग की थी। लेकिन अभी भी मोदी सरकार हठधर्मी पर खड़ी है। उन्हें लगता है कि अलग अलग ढंग से प्रचार माध्यमों के जोर से जो मुद्दा एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने का है, किसान मजदूर की कर्ज माफी का है, मजदूरों की 200 दिन नरेगा अच्छी दिहाड़ी का है, लखीमपुर खीरी का इंसाफ लेने का है, जो बिजली प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं उनको वापस करवाने का है, अन्य 12 मांगे हैं हमारी, उनके ऊपर से ध्यान उनको लगता हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए हम देख रहे हैं देश भर में जिस तरह से मंदिर मस्जिद की राजनीति के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं पहले संविधान के ऊपर चर्चा हो रही, अब एक देश एक इलेक्शन के ऊपर जोर लग रहा है। हमारा ये हम बड़े दुख से कह रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर देश की पार्लियामेंट में किसान मजदूर की आवाज को उठने नहीं दे रहे। ये दुखद है। अभी देखिए इतना बड़ा आंदोलन है, देश की पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, वहां किसान मजदूर की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? तो वहां बात होनी चाहिए। और इस तरह की सिर्फ बातें हो रही है। कुछ केंद्र के मंत्री बोल रहे हैं कि हम पुल का काम करना चाहते हैं बातचीत में। कल तक वो हमें तालिबान बोलते थे, तालिबानी बोलते थे। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पूरे विपक्ष को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये कोई नई बिल नहीं लाई जा रही है। 1966 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे। कांग्रेस ने कसम खा ली है कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर पहल को विरोध करेंगे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश विकास के लिए है। पूरी जनता चाहती है तो विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।